बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पे गौर कर लें। बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with the study of chemical components and the chemical process in living organism। यहाँ तक जो है वो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई। तो इस डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि ये बायो की एक ब्रांच है that deal with the chemical components and the chemical processes in living organism। यानी अगर वैसे हम केमिस्ट्री को देखें तो केमिस्ट्री यही चीज़ है ना कि केमिकल्स के साथ डील करती है या केमिकल प्रोसेसेस के साथ। लेकिन केमिकल्स और केमिकल प्रोसेसेस अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हैं तो उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। वो सिंपल केमिस्ट्री नहीं होगी बल्कि उसे हम क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री। और हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स हैं या मुख्तलिफ तरह के जो फंक्शन हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, इवन मसल कॉन्ट्रैक्शन आप देख लें, हम अपने लिम्स को, फोर लिम्स को, हाइंड लिम्स को हम मूव कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं। तो इस दौरान हमारे हमारे मसल्स की मूवमेंट होती है, हमारी हार्ट बीट हो रही है, कॉन्टीन्यूसली हो रही है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन का है। इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो है वो कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, क्या क्या काम हो रहा होता है, ये सारा हम तब समझ सकते हैं जब हमें उसके अंदर होने वाले केमिकल प्रोसेसेस का पता हो, या जो जो फूड हम लेते हैं उस फूड की डाइजेशन होती है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है, या फिर जो डाइजेशन से जो चीज़ें बनती हैं, जो सिंपल कंपोनेंट्स में फूड हमारा कन्वर्ट हो जाता है, उनसे हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं, ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं ये बायोकेमिस्ट्री के अंडर इनकी स्टडी आ जाती है। तो जब तक हम इन बेसिक बायोकेमिकल प्रोसेसेस को नहीं समझेंगे, हमें किसी भी सिस्टम की ना तो अनाटॉमी का पता चलेगा, ना ही हम उसकी फिजियोलॉजी तक पहुंच सकेंगे। इसमें जैसे डिफरेंट प्रोसेसेस की एग्जांपल दी गई हैं। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, ये प्लांट्स के अंदर होती है जिसमें फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट अपना। तो ये भी एक पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शंस की एक सीरीज है। तो हमें इसकी समझ होगी तो हमें पता चलेगा कि लाइट कहाँ यूज़ होती है, वाटर कहाँ यूज़ होता है, ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली रेस्पायरेशन का प्रोसेस, डाइजेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये जितनी भी चीज़ें हैं हम इनको बायोकेमिकल टर्म्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तब हम एक्सप्लेन कर सकेंगे जब हमें बायोकेमिस्ट्री की सही से समझ हो। सेकेंड पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सर्टेन केमिकल कंपोनेंट्स, सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स विच आर जनरली क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑल लिविंग थिंग्स, बैक्टीरिया से लेकर किसी भी आप कॉम्प्लेक्स एनिमल का नाम ले लें, या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हैं, चाहे फंगस है, एल्जी है, इसके अलावा जो है वो यूनिसेलुलर प्रोटोक्टिस्टा में आ जाएं, एनिमीलिया, जो कुछ भी है, जितने तमाम लिविंग थिंग्स के अंदर आ जाते हैं। और इनकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, और इन केमिकल कंपोनेंट्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ इनमें से ऑर्गेनिक हैं और कुछ इनऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का क्या डिफरेंस है ये ज़रा देख लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड essentially having carbon atom in the structure along with other atom। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके लिए लाजमी है कि उनमें कार्बन मौजूद हो। पहला पॉइंट, कार्बन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन अगर नहीं भी होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं। और इसके अलावा जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनमें ज़्यादातर जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, और जो इनऑर्गेनिक हैं उनमें आयोनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ साथ। और एक और अहम पॉइंट जो उसको डिफ्रेंशिएट करता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें कार्बन डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो सकती है, डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होगी। लेकिन जो इनऑर्गेनिक हैं उनमें कार्बन किसी और के साथ तो बॉन्डेड हो सकती है, हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होगी। अगर हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होगी फिर हम उसे इनऑर्गेनिक नहीं कहेंगे बल्कि वो ऑर्गेनिक होगा। तो मेन डिफरेंस क्या है? पहली जो बात हमने अभी की थी कि कार्बन का होना जरूरी है, कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, तो ये चीज़ थोड़ी कन्फ्यूजिंग है डिफरेंस में। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना भी ज़रूरी है तो ये इसके फ़र्क को ज़्यादा सही से वाजे करते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, और उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक।
ये थोड़ी सी नज़र देख लें ज़रा जी बैक्टीरियल सेल के अंदर और मेमिलियन सेल में। वाटर H2O, इसमें कार्बन कहीं नहीं है, लिहाजा ये इनऑर्गेनिक है। और इसमें उनका जो है वो टोटल परसेंटेज बताई हुई है कि सेल का जितना वेट है उसमें कि कितने परसेंट ये चीज़ें हैं उसमें। वाटर 70% है दोनों में, प्रोटीन 15-18%, कार्बोहाइड्रेट का बताया गया है, लिपिड का बताया गया है, डीएनए का ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। डीएनए 1% है of the whole cell volume in bacterial cell and 0.25% of whole cell volume in mammalian cell। तो ये डिफरेंस इतना ज़्यादा इनके सेल के साइज़ की वजह से भी है। इसके अलावा आरएनए, अदर ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स, यहाँ से लेकर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए, आरएनए, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये ऑर्गेनिक में आ जाती हैं। और इनऑर्गेनिक के अंदर आयंस मौजूद हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड सल्फेट आयन। तो ये दोनों के अंदर इनका लेवल इक्वल है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट अभी जो हमने पीछे पढ़ा है, ये डीएनए, और इसके अलावा ये प्रोटीन का बेसिक यूनिट है अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, इन सब के अंदर जो है वो कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद होगी, लिहाजा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसके बाद आगे हम ये चलते हैं कि हमें ये पता चल गया कि जी हमारे अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स मौजूद हैं, और वो दो तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ख़ास किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। अब उस एनवायरनमेंट में उन्होंने सर्वाइव भी करना है, तो उनका सर्वाइवल तब पॉसिबल होगा कि जब वो एनवायरनमेंट से कुछ चीज़ें ले सकें, अपने अंदर ले सकें, और फिर उससे जो है वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो प्रिपेयर कर सकें। अब ज़रा गौर कर लें प्लांट्स पे। प्लांट किसी भी एनवायरनमेंट में रहते हैं। जैसे हम कहें कि जी जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, जो खुश्की पे रहते हैं पौधे, तो उनका उनका मेन क्या काम है, फोटोसिंथेसिस का। दे हैव टू प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट्स फॉर देयर ओन यूज एंड फॉर अदर एनिमल्स। उन्होंने कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करना है। अब कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करने के लिए दे नीड वाटर, दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे नीड लाइट। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने एनवायरनमेंट से लेनी है। अगर उनके अंदर ये एबिलिटी ना हो कि वो जो है वो पानी ले सके एनवायरनमेंट से, उनके अंदर कैसे एबिलिटी आई? बिकॉज दे हैव रूट्स। रूट्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वो पानी ले सकते हैं। अगर उनके अंदर ये प्रोसेस ना हो, वो वाटर ना ले सकें, तो दे कांट सर्वाइव। सिमिलरली अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ना ले सकें, कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसे लेते हैं? थ्रू देयर स्टोमेटा। अगर उनके उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता, स्टोमेटा ना होते, वो कार्बन डाइऑक्साइड ना ले सकते, देन श्योरली दे कैन नॉट सर्वाइव। क्योंकि फिर एक कंपोनेंट तो मिसिंग हो गया ना, बेशक वो वाटर लेते रहे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो वो काम नहीं चलेगा। सिमिलरली अगर आप किसी प्लांट को डार्क में रखते हैं, उनको लाइट ना मिले, तो भी वो सर्वाइव नहीं कर सकते। लिहाजा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपने एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे जो एनवायरनमेंट के अंदर कंपोनेंट्स हैं उनको अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना पड़ता है, और फिर उनसे वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। ये प्लांट के एग्जांपल से आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और इसमें जी शुरू वाली लाइनों में यही लिखा हुआ है कि सेल ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग इन न्यू सब्सटेंसेस एंड चेंजिंग देम केमिकली इन वेरियस वेज, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग न्यू सेलुलर मटेरियल्स एंड ऑब्टेनिंग एनर्जी फॉर देयर नीड। अब हम लोग क्या करते हैं? हम फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, हम पौधों का बना बनाया फूड जो है वो हम खाते हैं। जब वो हमारी बॉडी में जाता है तो उसकी डाइजेशन होती है, और उसकी डाइजेशन होने के बाद फिर हमारी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, रेस्पायरेशन के प्रोसेस से गुजरेगी वो चीज़, और उसकी ब्रेक डाउन होगी, और ब्रेक डाउन से फिर हमें एनर्जी हासिल होगी, एटीपी हमें हासिल होंगे, जिससे हम अपनी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ओवरऑल जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, चाहे वो बनने के हों, कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बनने का प्रोसेस हो, या कॉम्प्लेक्स चीज़ों का टूट कर सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होने का प्रोसेस हो, इन सारी चीज़ों को हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहेंगे। और वो तमाम प्रोसेसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें प्रिपेयर हों सिंपल चीज़ों के मिलने से, उसे हम
एनाबोलिज्म कहेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं इनके मिलने से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रिपेयर हुआ है, इसको हम एनाबोलिज्म कहेंगे। और अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर तोड़ा जाए और उसे उसके सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इस प्रोसेस को हम कैटाबोलिज्म कहेंगे। वैसे ये दोनों जो टाइप्स हैं, कैटाबोलिज्म हो चाहे एनाबोलिज्म हो, ये मेटाबोलिज्म ही है, उसी की ये दोनों टाइप्स हैं। इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये देखें, ये एनाबोलिज्म दिखाया हुआ है इन पिंक और रेड। इसमें जो मोनोमर्स हैं दे कंबाइन विद ईच अदर and energy is invested in this process and a polymer is being synthesized. And in case of catabolism, this polymer is broken down into the monomers and energy is released. एक और डिफरेंस आ गया एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म का कि एनाबोलिज्म में एनर्जी इन्वेस्ट होती है, एनर्जी यूज होती है, और कैटाबोलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हम कह सकते हैं कि दैट इज एनाबोलिज्म, क्योंकि उसमें सनलाइट यूज होती है और कार्बोहाइड्रेट बनता है। और रेस्पायरेशन एक कैटाबोलिज्म प्रोसेस है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होती है और वो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक सिंपल से दो कॉन्सेप्ट हैं कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म के हवाले से। इसके बाद जी हमने देखा कि हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हमने एक बेसिक चीज़ क्या बताई थी कि उसमें कार्बन का होना ज़रूरी है। लिहाजा कार्बन की हमारी लाइफ के अंदर, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में कार्बन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स उन्होंने बताए हुए हैं कि कैसे जी इम्पोर्टेंट है। कार्बन इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वी हैव लर्न इट ऑलरेडी। Due to its unique property, carbon occupies the central position in the skeleton of life. Carbon is tetravalent. It can react with many other known animals forming covalent bond. Carbon is tetravalent. क्या मतलब है जी? कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है अपने, मतलब चारों कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है। जैसे इस केस में हम देख सकते हैं कि चारों जो बॉन्ड हैं वो कार्बन के साथ हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो डिफरेंट तरह के जो एटम्स हैं, डिफरेंट तरह के जो एलिमेंट्स हैं, उनके साथ बॉन्डिंग बनाए। तो इस वजह से कार्बन की एक सेंट्रल पोजीशन है कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है, और इस वजह से ये लॉन्ग चेन भी बना सकता है, ये रिंग भी बना सकता है, और ये ब्रांच चेन भी बना सकता है। इसकी ये जो एबिलिटी है, एक तो मुख्तलिफ तरह के और एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाना, दूसरी बात ये कि टेट्रावैलेंट होना, ये इन चीज़ों की वजह से हमारे जो बॉडी है या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। तो ये सारे का सारा किस वजह से है? कार्बन की इन यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से है। When carbon atom combine with 4 atoms or radical, the 4 bonds are arranged symmetrically in a tetrahedron and as a result give a stable configuration. जब कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है तो जो स्ट्रक्चर उसे डेवलप होगा वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। बाकी इसमें यही सारा कुछ बताया हुआ है जो अभी हम स्केचेस में देख चुके हैं कि ब्रांच अनब्रांच चेन बना सकता है, रिंग बना सकता है, और द एबिलिटी ऑफ कार्बन, this ability of carbon is responsible for the vast variety of organic compound. Carbon-carbon bond form a skeleton of organic molecule. तो ये सारे पॉइंट जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन के इन करेक्टरिस्टिक्स की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर काफ़ी वैरायटी पाई जाती है। इसके अलावा सिर्फ कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, बल्कि ये बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी बॉन्ड बना सकता है। मोस्ट कॉमनली विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। तो इससे मज़ीद जो है वैरायटी वो डेवलप हो जाती है। और अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारी जितनी भी जो सेलुलर एनर्जी है वो मोस्टली कार्बन हाइड्रोजन फॉर्म में मौजूद होती है। और कार्बन ऑक्सीजन अगर एसोसिएशन हम देखें तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के अंदर है, यानी कि जब ये इंशाल्लाह जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फ़िलहाल जो टाइम हमारी आज के लेक्चर का शॉर्ट है, लिहाजा मैं इस डिस्कशन की तरफ नहीं जाऊँगी। ये हो सकता है कि फर्स्ट ईयर का जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा अपलोड हो या उससे नेक्स्ट, उसमें ये चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस हो जाएंगी।
इसके अलावा जी कार्बन की बॉन्डिंग की वजह से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं, कुछ जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं सच एज सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन, ये वाटर में इनसॉल्युबल हैं, लिहाजा ये स्ट्रक्चर बनाने में रोल प्ले करते हैं। जो चीज़ें सॉल्युबल होती हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकती हैं, और जो चीज़ें इनसॉल्युबल होंगी उनका फर्दर स्ट्रक्चर के अंदर रोल होता है। और जब हम चीज़ मैक्रो मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है तो उससे जो है वो हमें एनर्जी हासिल हो सकती है, सच एज एटीपी। तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ सा जो है वो एक तरह का आप ये समझ लें कि कॉन्सेप्ट दिया गया आपको कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनको समझना क्यों ज़रूरी है, बायोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है। अगर आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो और कुछ आप को लगता है कि आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की नो हाउ पहले से ज़्यादा हुई है या आपके इल्म में कोई इजाफा हुआ है, तो आप सदका जारिया समझते हुए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको नए अपलोड होने वाले लेक्चर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।